हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 से पार्ट 3 इन्वेस्टर सर्विसेज के बारे में। इससे पहले कि मैं 6 चैप्टर्स हैं जिनको अपलोड कर चुका हूं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन्हें वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये लास्ट, इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट रहेगा। टॉपिक्स हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ये टॉपिक्स हैं सभी ऑलरेडी। इसमें से हम जो नॉर्मली जिनको हम देख रहे हैं कि जो कि डार्क नहीं है टेक्स्ट, बोल्ड जो हैं हमारे टेक्स्ट, उनको हमें आज कवर करना है। बाकी 1 to 7 जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक 1 है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, KYC रिक्वायरमेंट, पैन एग्जाम्ड इन्वेस्टमेंट केसेस, फटका एंड CRS, डीमैट अकाउंट, पेमेंट मैकेनिज्म, कट ऑफ टाइम। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस विद म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टर सर्विसेज के बारे में। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शंस थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू ये ट्रांजैक्शन होती है। बोथ NSE एंड BSE दोनों लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। तो बोथ NSE एंड BSE हैव एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स टू हेल्प द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स बिकम ए चैनल फॉर इन्वेस्टर्स टू ट्रांजैक्ट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो NSE और BSE दोनों ने ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखे हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर बाइंग या सेलिंग कर सकते हो यूनिट्स के। सो NSE का जो प्लेटफॉर्म है उसको नीट MFSS कहा जाता है। MFSS ये जो है ये NSE का प्लेटफॉर्म है, राइट। जो BSE का प्लेटफॉर्म है उसे हम कहते हैं BSE स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्कीम्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स आर नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड्स। ऐसा है कि म्यूचुअल फंड की कुछ जो स्कीम्स होती हैं उनको लिस्ट कराया जाता है एक्सचेंज में, और कुछ होती है जिनकी लिस्टिंग नहीं होती है। तो ये सबसे पहले कंफर्म करना जरूरी होता है म्यूचुअल फंड से कि जो स्कीम्स हैं क्या वो लिस्टेड हैं, ताकि उसमें ट्रेड किया जा सके एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। आगे देखते हैं। बोथ प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फ्रॉम 9 AM टू 3 PM ऑन एवरी वर्किंग डे। 9 से 3 बजे तक ये ओपन रहते हैं प्लेटफॉर्म जिनके अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्रेश सब्सक्रिप्शन इन म्यूचुअल फंड एडिशनल परचेजेस एज वेल एज रिडम्पशंस आर परमिटेड। तो अगर आप कोई नई परचेज करने जा रहे हो या फिर कुछ एड ऑन करने जा रहे हो अपनी यूनिट्स में, या फिर आप रिडम्पशन करवाना चाहते हो वो उन यूनिट्स का जो ऑलरेडी आपके डीमेट में है, तो वो सभी अलाउड है। आगे देखेंगे ट्रांजैक्शंस थ्रू द म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज इज ए ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स इन्वेस्टर्स, RTAs, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स, AMCs एंड अदर्स। इन सभी को ये कनेक्ट करके रखते हैं म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज में। These platforms provide them with a single point of time stamping of transaction, document submission, paperless transaction facility and login facility for their clients। तो यहाँ पे ये सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोसीड्स करना है, ट्रांजेक्शन्स करवानी है, जो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, वो सब म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ का काम है। इन्वेस्टर्स who register on the म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज आर अलॉटेड ए कॉमन अकाउंट नंबर, जिसे हम CAN कहते हैं, अंडर विच ऑल देयर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स आर कंसोलिडेटेड। ओके, तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज के अंदर जो कैन नंबर अलॉट होता है उसके थ्रू आप अपनी सभी होल्डिंग्स को देख सकते हो। द म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज ऑफर a common transaction form to transact in multiple schemes across participating mutual funds using a single form। एक सिंगल फॉर्म के थ्रू आप डिफरेंट स्कीम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज ऐसा फॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको हम कॉमन ट्रांजेक्शन फॉर्म कहते हैं। द फॉर्म कैन बी सबमिटेड थ्रू ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सर्विसेज रिस्पेक्टिव ऑफ द RTA सर्विसिंग इन द म्यूचुअल फंड। आप RTA के पास सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर RTA के पास नहीं सबमिट करवा पा रहे हो तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या POS सर्विसेज पॉइंट पर भी आप इसको सबमिट करवा सकते हो अपने फॉर्म को। आगे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज के बारे में। सो द मोस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर 3 टाइप ऑफ प्लान्स।
dividend growth and dividend reinvestment options. These are different options within a scheme having the same portfolio same होता है इनका, but different इनके options होते हैं schemes के, वो देख लेते हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है. The portfolio returns are the same for all three options. Okay. However, they differ in the structure of cash flows and income accruals for the unit holders, and therefore the unit holders taxability, number of units held and value of those units. ये सब डिफर कर जाएगा इसमें, हम देख लेते हैं कैसे. The post tax return from each of these options will be therefore be different. तो देखो इनके नाम से क्लियर हो रहा है हमारे को कि जो डिविडेंड वाली स्कीम्स हैं वो डिविडेंड दे रही होंगी अपने इन्वेस्टर को. जो ग्रोथ वाली स्कीम है उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि डिविडेंड है वो निकाल करके दिया जाए, उसमें डिविडेंड को ही आगे नैव में एडजस्ट कर लिया जाता है. और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में क्या होता है कि जो डिविडेंड है उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया जाता है नए यूनिट्स, फ्रेश यूनिट्स बाय करने के लिए. तो इसमें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं जो वो डिफर कर जाती हैं इसकी वजह से, ड्यू टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ओके. सो इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज के अंदर मैंने ये टेबल बनाई है, इसमें वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर इसको समझाने की कोशिश की है. जो पैरामीटर्स हैं वो मेरे तीनों स्कीम्स पर यस या नो, नॉट एप्लीकेबल, क्या कहाँ पर फिट बैठते हैं, वो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है. तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स मेंशन किए हैं. यहाँ पे डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, यहाँ पे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ग्रोथ ऑप्शन है. तीन ऑप्शंस को मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है. तो डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, यस, डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस के अंदर आपको डिविडेंड है जो बैंक अकाउंट में मिलेगा. डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें आपका जो डिविडेंड है वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, नए यूनिट्स बाय कर लिए जाते हैं. ग्रोथ ऑप्शन में तो डिविडेंड दिया ही नहीं जाता, सो यहाँ पे नो रहेगा. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देख लेते हैं. यस, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो टैक्स है ये हम इन्वेस्टर्स को नहीं देना पड़ता. ये एक्चुअली जो एएमसी है वो जिसको ऑलरेडी डिडक्ट करके जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में देती है. सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में क्या है कि यस, इसमें भी टैक्स एप्लीकेबल होता है, भले ही आपका वो जो डिविडेंड है उससे दोबारा यूनिट्स परचेज कर ली जाएँ. इसमें नहीं लगेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन स्कीम है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन अकाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, तो जो डिविडेंड है री इन्वेस्टमेंट के केसेस के अंदर क्या यूनिट्स हैं वो बढ़ेंगे? नो, इसमें नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये डिविडेंड जो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाता है तो इन्वेस्टर जो है उसको यूज़ करता है. डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर जो डिविडेंड है उसको दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है, नए यूनिट्स बाय कर लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली यूनिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. इसमें क्या है कि ग्रोथ ऑप्शन के अंदर कोई नए यूनिट्स नहीं होते एड ऑन, बट जो नैव है उस स्कीम की वो इंक्रीज़ हो जाती है. सो अब नैव चेंजेस देख लेते हैं. नैव डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ठीक है, अगर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली नैव के ऊपर फ़र्क आएगा, जितना डिविडेंड निकल रहा है उतनी नैव उसकी कम हो जाएगी. नैव डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसमें भी जो नैव है वो कम हो जाती है जितना डिविडेंड निकल गया है स्कीम से और जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ा है वो. इसमें नैव जो है वो बल्कि बढ़ जाती है. सो इसमें कोई भी डिक्लाइन नहीं होता नैव के अंदर ग्रोथ ऑप्शन स्कीम्स में क्योंकि डिविडेंड नहीं निकलता इसमें से. आगे हम देखते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस के बारे में. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसको हम पॉपुलरली एसआईपी के नाम से जानते हैं. एसआईपी इज एन अप्रोच वेयर द इन्वेस्टर इन्वेस्ट कंस्टेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स के मतलब जैसे मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एक रेगुलर अमाउंट जो है इसमें स्कीम में इन्वेस्ट की जाती है एसआईपी मोड में. ए benefit of such a approach, particularly in the equity schemes, is that it averages the unit holders cost of acquisition, since more units are bought for the same amount of investment when the price markets are down and fewer units when the markets price are up. तो क्या होता है, जैसे मार्केट है ना वो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर की है. कभी मार्केट है जो वो उसमें जो यूनिट्स हैं, जो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका प्राइस बढ़ता रहता है. स्कीम का पोर्टफोलियो कभी बढ़ जाता है, कभी वो कम हो जाता है. तो हमारे को
डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है एसआईपी के थ्रू, तो हमारा एक एवरेज प्राइस बन जाता है। यूनिट होल्डर की जो कॉस्ट है वो एक एवरेज हो जाती है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या है कि इसमें आप just as investor do not want to buy all their units at market peak, they do not want to risk redeeming all their units at market through. Investor can therefore opt for the safer route of offering the repurchase and constant value of units over a period of time. देखिए क्या होता है कि जब इन्वेस्टर है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को क्यों ऑप्ट करता है, अगर उसको लग रहा है कि मार्केट लगातार अपने हाई पर है और लगातार मार्केट हायर हाई मेंटेन कर रही है, तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वो एक सभी जो यूनिट्स हैं उनको एक ही बार में रिडीम करवा ले या विड्रॉ कर ले अपने फंड को, नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट उस लेवल से थोड़ा और ऊपर चली जाए। अगर उस लेवल से थोड़ा और ऊपर मार्केट चली जाती है तो उसको वो अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जाए तो लॉस ही होगा, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना उसको, मार्केट जो रेस करी। तो उस केस में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है जो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आगे हम देखेंगे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें क्या होता है कि द अमाउंट दैट इज़ विड्रॉन फ्रॉम ए स्कीम इज़ री इन्वेस्टेड इन सम अदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड। यूजुअली इसमें क्या किया जाता है, एसटीपी जो प्लान्स होते हैं उसमें इक्विटीज़ का जो भी हमारे को प्रॉफिट आ रहा है, जो फंड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इक्विटीज़ में जो बेनिफिट हो रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करके डेट में ले जाया जाता है। तो एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेट में लेके जाइए, आप किसी भी स्कीम में लेकर के जाइए, बट जो एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के अंदर जो अमाउंट है वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर किसी दूसरी स्कीम में री इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्विच इफ़ इट इज़ जस्ट वन ट्रांजेक्शन और ट्रेंच। इसको स्विच कहा जाता है, बेसिकली स्विचिंग। If there are multiple tranches over a fixed period on predefined date of an amount that is defined ahead, then it is an STP. तो स्विच है वो जस्ट वन ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा, और अगर जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होनी है प्री डिफाइंड डेट पर और पीरियड पर, तो उसको हम STP कहेंगे, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एग्जिट लॉड्स एंड टैक्सेस विल अप्लाई लाइक एनी अदर रिडम्पशन ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो एग्जिट लॉड्स हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, जो टैक्सेस बनते हैं चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान, इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान इज ए फैसिलिटी दैट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट द डिविडेंड अर्नड इन ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इनटू अनदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन देखी थी, उसी तरीके से हम डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान में क्या करते हैं, जो हमारा डिविडेंड आ रहा है उसको हम किसी अनदर स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेम म्यूचुअल फंड की अनदर स्कीम के अंदर। ओके, सो अब ट्रिगर्स को देखते हैं। ओके, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ही देख लेते हैं हम सबसे पहले। एन इन्वेस्टर कैन बुक प्रॉफिट बाय स्पेसिफाइंग दैट द यूनिट्स वुड बी रीपर्चेज्ड इफ द मार्केट रीचेज एट पर्टिकुलर लेवल। सो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रॉफिट आ जाता है उसको वो ट्रांसफ़र करके किसी अनदर स्कीम में डाल देते हैं। तो यूजुअली किस लिए किया जाता है कि वो जो प्रॉफिट है हमारा, कल को कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आ जाए और जो जो जितना भी हमारे को बेनिफिट हुआ है अपनी स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर, वो कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। In that case, once the market reaches at that level, the units would be pre-purchased without the need of going through a separate repurchase documentation. तो इसको हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर में ऑलरेडी क्या होता है कि हम डिसाइड कर देते हैं कि ट्रिगर कब होना है। इसमें हमारे को ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे को पहले ही डिसाइड कर देना है कि अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंचती है या हमारी नैव इस लेवल पे पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली कितने यूनिट्स हैं जो वो हमारे रीपरचेज हो जाएं या फिर रिडीम हो जाएं, ये सब इसमें फिल किया जाता है ऑलरेडी ट्रिगर्स में, जब आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को फिल करते हो। An investor can set a trigger to transfer money into an equity schemes when the market goes down, say 20%, or the transfer can be triggered by a fall in the NAV of equity scheme by the defined percentage. Okay, तो इसमें रीपर्चेजिंग केस में क्या होता है कि इन्वेस्टर वो अपना ट्रिगर ऑलरेडी डिसाइड करता है कि उसकी रीपर्चेजिंग कब होगी, लाइक से 20% अगर पोर्टफोलियो डाउन हो जाए तो भी, या फिर जो नैव है वो भी उसकी एक सर्टन लेवल पे आ जाए या सर्टन
परसेंटेज जो डिफाइन वो कर रहा है कि कितने परसेंट डाउन आए तो उसको नए यूनिट्स मिल जाएं, राइट। दिस वुड हेल्प द इन्वेस्टर कन्वीनियंटली इंक्रीज हिज पोजीशन इन इक्विटीज व्हेन द मार्केट डिक्लाइंस। जब मार्केट नीचे आ रही है तो ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी एवरेज करके चले, यूनिट्स को बाय करके चले, सो इसमें ट्रिगर हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं प्लेज ऑफ यूनिट्स। बैंक, एनबीएफसी एंड अदर फाइनेंशियर्स ऑफन लैंड मनी अगेंस्ट प्लेज ऑफ यूनिट्स बाय यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर्स हैं जो एज ए कोलेटरल अपने यूनिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो प्लेज करवा सकते हैं अपने यूनिट्स को। अगर उनको कोई फाइनेंशियल नीड उनकी बनती है या उनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो वो कुछ मनी उधार लेकर के अपने यूनिट्स को उसके अगेंस्ट प्लेज करवा सकते हैं। दिस इज इफेक्टेड थ्रू ए प्लेज फॉर्म एग्जीक्यूटेड बाय यूनिट होल्डर। ठीक है, तो प्लेज फॉर्म है जो वो उसको फिल करना पड़ेगा यूनिट होल्डर को अगर वो प्लेजिंग करवाना चाहता है अपने यूनिट्स की। द फॉर्म हैज़ ए प्रोविजन फॉर स्पेसिफाइंग द पार्टी इन हुज फेवर द यूनिट्स आर प्लेज। तो इसमें सभी डिटेल्स हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं पार्टी के बारे में। वंस यूनिट्स आर प्लेज्ड द यूनिट होल्डर्स कैन नॉट सेल और स्विच आउट द प्लेज यूनिट्स अंटिल द प्लेजी गिव्स ए रिटर्न नो ऑब्जेक्शन टू रिलीज द प्लेज। तो एक बार जो यूनिट्स जो इन्वेस्टर के हैं अगर वो प्लेज हो जाते हैं, प्लेज का मतलब गिरवी हो जाते हैं जब वो, तो तब तक वो उनको सेल नहीं कर सकता, उनको रिडीम नहीं कर सकता या उनको स्विच आउट नहीं कर सकता जब तक कि उसको प्लेजी जो प्लेजी है, चाहे वो बैंक है, एनबीएफसी है, वो उसको एनओसी ना दे दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना उसको रिलीज कर दें। आगे हम देखते हैं इन्वेस्टर सर्विसेज में कुछ और पॉइंट्स। सेबी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड द टर्नआउट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शन विद द म्यूचुअल फंड। Allotment of units in the NFO must be completed within 5 days from closing of NFO. In case of ELSS, the allotment must be done within 30 days. ओके, तो अगर कोई NFO आ रहा है और उस NFO के अंदर जो अलॉटमेंट है वो विद इन 5 डेज़ में हो जानी चाहिए जब NFO की क्लोजिंग होती है। और अगर यही ELSS का केस है तो अलॉटमेंट है जो विद इन 30 डेज़ हो जानी चाहिए फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ ELSS scheme closing. Dividend warrants should be dispatched within 30 days of declaration. In the event of delay in dispatch, the AMC shall be liable to pay interest of 15% per month. Okay, so the dividend warrants हैं जो dividend है वो जो अगर declare होता है स्कीम पर तो वो within 30 days है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। Redemption proceeds have to be dispatched within 10 working days of the repurchase. तो जो रिडम्पशन है वो भी विद इन 10 डेज हो जाती है उसके, तो रिडम्पशन है जो वो भी विद इन 10 डेज हो जाती है। एन अलॉटमेंट कंफर्मेशन शुड बी सेंट बाय मेल एसएमएस ऑफ फर्स्ट सोल होल्डर विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट एंड एफओ क्लोजर। तो अलॉटमेंट अगर होती है एनएफओ में यूनिट्स की तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वाया एसएमएस या फिर मेल के थ्रू आपको विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाती है एनएफओ की क्लोजर की डेट के बाद। एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जिसको हम सीएस कहते हैं शैल बी सेंट विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ वेयर देयर आर ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्स्ट सोल होल्डर एल सेंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ। सो जो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है वो सेंड की जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है म्यूचुअल फंड्स के लिए यूनिट्स बाय करने के लिए। नहीं तो ये एवरी 6 मंथ के अंदर भी सेंड की जाती है, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तभी ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर दी जाती है, वाया मेल या एसएमएस के थ्रू जा सकती है। द इन्वेस्टर में मेक ए रिक्वेस्ट फॉर एन अकाउंट स्टेटमेंट एंड द एएमसी विल सेंड इट बाय ईमेल मेल विद इन 5 बिजनेस डे ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। अगर इन्वेस्टर खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाए तो एएमसी विद इन 5 डेज उसको प्रोवाइड करेगी। 3/4 of the unit holders of a scheme can pass a resolution to wind up the mutual fund scheme. अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के 75% यूनिट होल्डर्स कह दें कि स्कीम है जो उसको बंद किया जाए तो वो स्कीम बंद हो जाती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ एन इन्वेस्टर इज नाउन एज फोलियो।
लाइक हमारा बैंक अकाउंट होता है, जिस तरह से पैन कार्ड नंबर होता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसको हम फोलियो कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अपने फोलियो से ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर पाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स अगेन फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।